नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो आज है 5 जनवरी और नए साल के हमारे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो आपने इन 4 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ किया, इसके बारे में एक बार सोचिएगा, एनालिसिस किया कैसे, मतलब इसका एनालिसिस करिएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 ही दिन बीते हैं। अगर ऐसी डायरेक्शन में आप मतलब गलत डायरेक्शन पकड़ लिए तो फिर आपके ऐसी मतलब ये भी दिन बीत जाएंगे और जो आपने 1 तारीख को सोचा था, 1 तारीख को जो शपथ ली थी वो आपकी ऐसी ही रह जाएगी। तो आपने कैसे इन 4 दिनों को यूटिलाइज़ किया। तो चलिए, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको देख के ही मोटिवेशन आ जाता है। तो इनका आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको फ़ोटो पहचाननी है, तो इनका नाम बताइएगा आप। और देखिए यहाँ पे क्या है, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्च खाने के बाद ही होता है। और इसकी ये जो लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है, इसका बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता ही है कि अगर आपको काबिल बनना है, कहीं पे आप अच्छी चीज़ें मतलब कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो जितनी जल्दी मान लीजिए कि जितनी जल्दी जिन चीज़ों का निर्माण होता है वो उतनी जल्दी ढह जाती है। तो अगर आपको अच्छा बनना है, काबिल बन रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप ऊंचाइयों तक पहुंचते जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मिठाई खाने का असली मज़ा तो मिर्च खाने के बाद होता है। यानी कि आप जब ठोकरे खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको जीत मिलेगी तब वो असली मज़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जिन लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, उन्हें उसकी कद्र नहीं होती है, ठीक है। और जो उस पर मेहनत करके पहुंचता है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो जो उसमें कड़ी मेहनत किए होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी उसमें मेहनत की, उतनी दिक्कतों का सामना किया। तो चलिए, आप मोटिवेट हो गए होंगे। चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक मिशन है जो कि अपोलो 7, इसको अपोलो 7 मतलब था इसका नाम। तो इसको भेजा गया था नासा के द्वारा। नासा एक वहाँ की जो यूएसए की जैसे कि हमारे यहाँ की इसरो है, तो वहाँ की यूएसए की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, ठीक है। इसके द्वारा अपोलो 7 एक मिशन भेजा गया था 1968 में मिशन भेजा गया था। तो उसमें जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वाल्टर कनिंघम, ये गए थे। और ये इनका पहला मानवयुक्त अभियान था, यूएसए का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान था। तो इसमें एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था वाल्टर कनिंघम। तो ये आप याद रखिएगा कब भेजा गया था, 1968 में। तो इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ में आ गया है। तो न्यूज़ में है तो इसके लिए हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि अपोलो 7 किसके द्वारा भेजा गया, तो नासा के द्वारा भेजा गया, जिसका नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये कब भेजा गया था, तो 1968 में भेजा गया था और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। और ये देखिए, ये हैं आपके वाल्टर कनिंघम। ये जब गए थे तब की पिक है, ये अभी हाल ही की पिक है। तो ये आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर के थ्रू अगर आप किसी को देखते हैं तो जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। अगर हमने नासा के बारे में बात कर ली, तो चलिए इसरो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसरो हमारे यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको इसरो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके गठन कब हुआ था, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका गठन जो हुआ था वो विक्रम साराभाई के मतलब नेतृत्व में हुआ था, 1962 में हुआ था। और इसमें 1962 में तब इसका नाम था इनकोस्पार, ठीक है। इनकोस्पार इसका नाम था, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। जैसे कि अभी हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोल देते हैं, तो इसको तब बोलते थे इनकोस्पार। और फिर उसके बाद 15 अगस्त, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसका नाम मतलब इसको परिवर्तित कर दिया गया। तब इसका नाम इसरो कर दिया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसका नाम इसरो कर दिया गया, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, आप बताइएगा। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसका इसरो का अगर ये पूछे कि इसको स्पार का स्थापना किसने की थी, तो फिर मतलब विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। और ये पूछ ले क्या मूल रूप से इसरो थी, तो मूल रूप से इसरो नहीं थी। इसको 15 अगस्त को बनाया गया था, 15 अगस्त 1969 को इसको
इसरो को बनाया गया था, इसमें इसको विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके चेयरमैन आप बताइएगा कौन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देश भर में 5,72,00,000 मामले जो हैं फंगस के आए हुए हैं। तो इसमें ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। देखिए बीमारियों को मतलब इसको 400 शोध पत्रों द्वारा मतलब इसकी जानकारी दी गई है। और इसमें क्या है, अगर फेफड़ों में या श्वसन तंत्र में फंगस हो गया, फंगल इन्फेक्शन आपके फेफड़ों और श्वसन तंत्र में हो गया, तो फिर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कई प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है कि हाथ पैर में और कहीं पे भी, मतलब बॉडी में कहीं पे भी होता है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये ऐसे फंगस होता है, कुछ ऐसे मतलब कि ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि मतलब कहीं पे भी गले में, नाक में, हाथ में, जीभ में भी हो जाता है। तो इससे आप बच के रहिएगा। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी तक ये टीवी से भी ज़्यादा मामले हैं इस पे, पता है, इसमें टीवी से भी ज़्यादा मामले आए हैं। टीवी में प्रत्येक वर्ष 30 लाख मामले आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मामले आए हैं। तो टीवी से भी ज़्यादा मामले हैं और ये एक जानलेवा बीमारी भी है अगर आपके फेफड़े और श्वसन तंत्र में हो जाती है तो यही इससे संबंधित यही बात थी। तो इसका आंकड़ा याद रखिएगा, 5,72,00,000 या 70 लाख ऐसे इसके मामले हैं। तो ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये फंगस जो है ये देखिए पैरों में भी हो सकता है, ये पानी में अधिक जाने से पैरों में हो सकता है, ये हाथ में भी हो सकता है और ये गले में भी, हर जगह ये मतलब फंगस होता है। तो यही है, आपको इससे थोड़ा सतर्कता बरतनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। अगर फेफड़े और आपके फेफड़े में हो गया तो फिर आपकी मृत्यु भी, मतलब सॉरी, अगर फेफड़े में हो गया तो मतलब मृत्यु भी हो सकती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये देखिए, अगर हमने फंगस के बारे में बात की है तो फिर हमको ब्लैक फंगस के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। इसमें क्या है, देखिए इसका पहले बात तो ये है कि इसका नाम क्या है, तो म्यूकोमाइकोसिस या मतलब म्यूकोमाइकोसिस, यानी इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे न्यूज़ में था। तो इसमें क्या है, इसके जो लक्षण है वो क्या है कि आँखों और नाक के पास दर्द या लालिमा का कुछ होना, खांसी, हाँफना, उल्टी होना, और ये सारे की मतलब आपके जबड़े में भी कुछ दिक्कत होना, त्वचा का ढीला पड़ जाना, साफ ना दिखना, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। तो इसका नाम क्या है, आपने इसको नाम आपको याद रखना है, म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है, ब्लैक फंगस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीन का एक जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा इनके आर्टिकल आ रहे हैं, 3-4 दिन से आ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि ये चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ये वियना की मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गए थे, तो वहाँ पे इनसे पूछा गया था। तो इन्होंने ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा, 1 मिनट कोशिश करते हैं। ये देखिए, चीन के रवैयों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एक बार नाराजगी फिर से जताई है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मीडिया से बात करते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि चीन का रवैया ठीक नहीं है क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कई सारे इसके साथ जो पहली बात तो इसके साथ जिन देशों के साथ चीन का बॉर्डर लगता है उनके साथ इसका विवाद छिड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर इसके साथ कुछ मतलब कुछ बैठकें भी होती हैं, कुछ बात सुलझाने के लिए बैठक की जाती है तो उसका उल्लंघन किया जाता है। 1999 में एक बैठक हुई थी और इसका भी उल्लंघन चीन ने किया था, भारत के साथ हुई थी बैठक। तो हर चीज़ का ये चीन उल्लंघन कर रहा है। फिर पहले अपना मतलब जो भी है, जो जैसे कि ये चीन है और यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो इस एरिया में ये अशांति फैलाएगा। अगर इधर की सामने इसकी सेना आएगी तो फिर कहेगा हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इसका रवैया बहुत मतलब खराब है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये दो मतलब जो एक दो तरफ की बातें करता है, सिर्फ एक तरफ की नहीं, ये दोनों तरफ से बात करता है। और ये हर देश के साथ इसका सीमा विवाद रहता है। जो भी एरिया इसके नाम पे होता है, तो वो बोलता है वो मेरा है। जैसे कि ये चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर ऐसे है ना, तो जो इसमें चीन लगा है तो ये बोलता है कि ये उसका एरिया है क्योंकि उसमें चीन लगा हुआ। ऐसे में तो भारत, जो हिंद महासागर है वो तो भारत के नाम पर है क्योंकि हिंद भारत को बोलते हैं, तो या तो हिंद महासागर फिर हमारा हो गया, जाहिर सी बात है। तो ये सबके साथ कंट्रोवर्सी में जितने भी देश इसके साथ टच करते हैं सबके साथ इसका सीमा विवाद रहता है। तो यहीं पे इन्होंने जो जयशंकर प्रसाद हैं चीन की आलोचना की है। तो इसके बारे में तो हमने बातचीत कर ली। और ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1996 में जो मतलब इसके बीच समझौता हुआ था उसको भी इसने
तोड़ डाला। फिर उसके बाद 2013 में समझौता हुआ था, उसको भी चीन ने तोड़ डाला। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई थी। और चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि विवाद किस किन क्षेत्रों में है। तो ये देखिए, ये है अक्साई चीन, ठीक है, ये है अक्साई चीन पहले और ये है इतना जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल है इंडिया का, और इधर जो कंट्रोल है ये कंट्रोल है पाकिस्तान का, और ये है चाइना का कंट्रोल। तो यहाँ पे 3 एरिया है, ये भारत का कंट्रोल है, लद्दाख जम्मू कश्मीर, और ये जो गिलगित बल्टिस्तान है ये है आपके पाकिस्तान का कंट्रोल, और ये है इधर अक्साई चीन बोलते हैं इसको, चाइना का कंट्रोल है। तो इसको हम, ये जो लाइन है देखिए, एक मिनट, ये जो लाइन है ये इसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो जो चाइना के साथ सीमा लगती है उसको LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, और जो इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये लद्दाख वाला एरिया है, अभी लेह लद्दाख वाले एरिया में अभी विवाद चल रहा है वर्तमान में, और यहाँ पे आपकी गलवान घाटी है जो कि 2020 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे भारत के। और ये वाला एरिया जो है ये 1963 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, 1963 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो इसको भारत लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि भारत बोलता है कि आप किसी दूसरे देश की सीमा को किसी और देश को नहीं दे सकते हैं, किसी दूसरे देश के क्षेत्र को नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि भारत का क्षेत्र है, ये पूरा भारत का क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हालांकि इन्होंने ये कंट्रोल इनका है, ये चाइना का इसमें कंट्रोल है और इसमें पाकिस्तान का कंट्रोल है, लेकिन ये है पूरा भारत का क्षेत्र। तो ये इस चीज़ को भारत नहीं मानता। भारत कहता है कि आप किसी दूसरे देश के क्षेत्र को किसी और देश को नहीं दे सकते। तो ये एरिया 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। और ये है अक्साई चीन। जब 1962 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ, 1962 में जब युद्ध हुआ था तब इस एरिया को ले लिया था चाइना ने। तो आपको, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये है लद्दाख और ये है आपका गलवान घाटी जहाँ पे युद्ध हुआ था। तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कई बार कवर की गई पेपर में। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पेले, ये ब्राज़ील के हैं और ये एक फुटबॉलर हैं, ठीक है, फुटबॉलर हैं। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो उससे रिलेटेड है कि काफ़ी ज़्यादा दुख मतलब व्यक्त किया है लोगों ने इनके प्रति। सभी ने ट्विटर पे, सचिन तेंदुलकर ने, इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा इनको ट्विटर पे शोक व्यक्त किया गया है। तो ये 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है और ये 15 साल से फुटबॉल के लिए खेलने लगे थे। इन्होंने अभी तक 3 बार जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको जीता है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए होता है, तो फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने 3 बार जीता है। तो आप अब ये सर्च करके बताइएगा कि 3 बार इन्होंने कब जीता है, कब इन्होंने 3 बार जीता है। मैंने इतना बता दिया कि इन्होंने 3 बार अभी तक जीता है। तो इनको ब्राज़ील का धरोहर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये किसी अन्य देश के साथ ना खेल सकें, इसलिए इनको ब्राज़ील का धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो इसके बारे में सारी बातें की गई हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इनका व्यक्तित्व भी काफ़ी अच्छा, प्लेयर के साथ ये व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे ब्राज़ील है, ये देखिए, ये है ब्राज़ील और ब्राज़ील से संबंधित है। ये है ब्राज़ील और ये ब्राज़ील से ही निकल कर आए थे। ये अश्वेत हैं, तो इनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनका अन्य नाम जो है वो ब्लैक पर्ल भी इनको कहा जाता है। तो ये है ब्राज़ील, इसके साथ सीमा लगती है उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, ये है गुयाना और फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ठीक है। इनके आप नाम याद रख लीजिएगा जितने देश भी टच करते हैं, जैसे कि उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना और फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, ठीक है। तो सबसे दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसका है वो ब्राज़ील का ही है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फीफा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में ये भी बहुत ज़्यादा है। फीफा, इसको कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 में फ्रांस में हुई थी और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। ये आपने कहीं पेले की फ़ोटो देखी होगी, तो ये आप उनके साथ काफ़ी देखेंगे, क्योंकि ये फीफा का जो विनर होता है उसको दिया जाता है, ट्रॉफी है एक तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं आपके पेले, ठीक है।
3 बार जीता है, तो इन्होंने 3 ले रखा है। 3 बार इन्होंने फीफा विश्व कप जीता है, तो इन्होंने 3 ट्रॉफी ले रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम कंपेयर करते हैं अपने देश से। ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, और यहाँ से है ये ब्राज़ील, और ये इस वाले एरिया में है ये यूरोप है, ये यूरोप है। तो यहीं पे स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है ज़्यूरिख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक कांकेर जिला है, जो वहाँ पर जो गांव है, एक गांव है जिसका नाम है गढ़िया। इस यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सूर्य देव की एक मूर्ति मिली है यहाँ पे, और जो कि 12वीं सदी की है। ठीक है, 12वीं सदी की है, तो छत्तीसगढ़ में ये मिली है। तो यहाँ पे सूर्य देव की प्रतिमा मिली है, और जो यहाँ के शासक थे वो भानुदेव थे। तो ये कहा जा सकता है कि भानुदेव का मतलब, भानु का मतलब सूर्य ही होता है, तो शायद वो सूर्य की पूजा करते रहे होंगे, सूर्य की उपासना करते रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य देव की मूर्ति मिली है, जो कि कुछ घोड़ों पर सवार है, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब इसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो एक सरकारी एजेंसी है, और ये जो पुरातात्विक चीज़ें होती हैं उनका उनका अनुसंधान करती है, उनको सहेज के रखती है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम के मतलब नेतृत्व में हुई थी। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इसके पहले महानिदेशक भी थे। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, 1961 में हुई थी। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप जाके बैक ईयर का पेपर देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो और ये है आपका भारतीय पुरातत्व का जो है पुरातत्व सर्वेक्षण का लोगो जो है ये है। और फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि ये देखिए, इसका गठन 1861 में किया गया था, और कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक है, इनको महानिदेशक भी कहा जाता है। और ये सरकारी है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। सेवा क्षेत्र भारत है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और महानिदेशक जो इनके हैं वी विद्यावती IAS है। और मूल संगठन जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि अभी हाल ही में जो एक हॉकी का मतलब विश्व का जो एक मिनट सॉरी अभी हाल ही में जो विश्व का एक हॉकी विश्व कप वो उड़ीसा में होने जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये बातचीत की जा रही है कि हॉकी कप उड़ीसा में होने जा रहा है। तो यहाँ पे भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यही बात की जाती है कि क्या 48 साल बाद भारत विश्व कप जीत पाएगा। तो इसमें कुल 44 मैच होंगे, जिसमें से कुछ मैच आपके एक राउरकेला जो स्टेडियम है वहाँ पे होंगे, और कुछ मैच एक दूसरा स्टेडियम है वहाँ पे होंगे। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें कुल 44 मैच होंगे, और 13 से 29 फरवरी तक इसमें 13 से 29 फरवरी तक ये मैच खेला जाएगा, और इसमें कई सारे लोग भाग लेंगे। तो इसमें आपके जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे होंगे कुछ मैच, और कुछ मैच होंगे आपके भुवनेश्वर में एक कलिंगा स्टेडियम, और राउरकेला स्टेडियम में बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में कुछ मैच होंगे। इसमें कुल 44 मैच होंगे। तो भारत की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और भारत के हॉकी के कैप्टन कौन है, ये चीज़ आप बताइएगा। ये फ़ोटो उन्हीं की है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये मतलब हॉकी के कप्तान कौन है। तो और अब बात करते हैं कि बात करते हैं कि जो भारतीय हॉकी महासंघ है उसका गठन कब हुआ था। तो 1925 में इसका गठन हुआ था, और वर्तमान में दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं, और 1925 में इसका गठन हुआ था भारतीय हॉकी महासंघ। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये चीज़ बताइएगा कि इसके जो हॉकी के कप्तान हैं या कैप्टन हैं उनका नाम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक बिरसा मुंडा स्टेडियम और एक है कलिंगा स्टेडियम। तो ये देख सकते हैं जैसे कि उड़ीसा, ये है आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि अभी नया बना है, और ये है कलिंगा स्टेडियम। तो इन दोनों स्टेडियम में हॉकी का मैच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उड़ीसा के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कहाँ है। तो ये है आपका उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है।
और ये कौन कौन से देशों के साथ सीमा टच करता है ये आप बताइएगा कि कितने देश इसके साथ सीमा लगाते हैं, सॉरी कितने राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं ये आप बताइएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अभी पहले इसका नाम उड़ीसा था, अभी ओडिशा कर दिया गया है। तो ये जो नाम बदलने की, राज्यों के नाम जो बदले जाते हैं, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश का अवध बोलते थे या तो फिर संयुक्त प्रांत बोलते थे, अभी उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो इसके नाम का परिवर्तन, मतलब जो नाम या क्षेत्र का परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बताइएगा कि कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मतलब किसी देश से लगे जो भारत के जो गांव हैं, जो कि किसी बॉर्डर से, किसी देश के बॉर्डर से लगते हैं, जैसे कि चाइना या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या तो फिर म्यांमार, ऐसे जो लगते हैं, तो उनके लिए एक योजना चलाई गई है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, ठीक है। एक प्रोग्राम चलाया गया है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत कुल अभी 50 गांव लिए गए हैं। इसमें क्या होगा, कुछ उनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और वहां तक कुछ पर्यटक भी पहुंचाए जाएंगे, ताकि उन लोगों का जीवन भी बेहतर हो सके, क्योंकि वो लोग कुछ डर के मारे कहीं अपना मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद जाते हैं, या फिर और किसी रीजन के बस वो लोग चले जाते हैं। तो उनके लिए भारत एक योजना चला रहा है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम। इसके तहत अभी वर्तमान में 50, ये फर्स्ट फेज है, तो जिसमें 50 गांव शामिल किए गए हैं। यहाँ पे पर्यटक भी जाएंगे और उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी जाएंगी जो उस गांव से रिलेटेड है। तो इसमें कुल 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50 गांव शामिल किए गए हैं। तो ये योजना, आप इसका योजना का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक भारत के लिए एक न्यूज़ है। इसमें क्या है कि बाइडन ने भारतीय जो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, उन्होंने कुछ भारतीय मूल के कई अमेरिकी व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नामित किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो कि अब अमेरिकी बन गए हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता अमेरिका के है, तो उनको कुछ प्रशासनिक पदों पर नामित किया है। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एरिक गारसेटी फिर से एक भारत के अमेरिकी राजदूत नियुक्त हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, एरिक गारसेटी नाम है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आप आज का आर्टिकल, जो मतलब कि इसमें क्या है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी और भारत, यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा जो मतलब भारत में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भारत में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसमें जो पेमेंट की दर बताई गई, वित्त में जो प्रौद्योगिकी है उसको अपनाया जा रहा है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें सबके द्वारा अपनाई जा रही हैं, भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और ये चाइना को पीछे छोड़ के भी फर्स्ट नंबर पर भारत आ गया है, जो कि मतलब कि फिनटेक जो कंपनियाँ होती हैं उनका इतना अधिक यूज़ करता है। तो यहाँ पे वित्तीय प्रौद्योगिकी, और दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर आपका यूएसए है। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई हैं कि भारत, इसका जो ठेले वाले होते हैं, जो मतलब कि रेडी वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, उनके उसमें भी फ़ोन पे लगा होता है। जो रिक्शे वाले होते हैं उनके उसमें भी फ़ोन पे लगा होता है। तो और जो शॉपकीपर होते हैं उसमें भी फ़ोन पे लगा होता है। तो यही बात कही जा रही है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत बहुत तेज़ी से कर रहा है, और कम से कम 4 करोड़ से अधिक रुपए इसमें अभी तक किए जा चुके हैं। तो यही इसमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि लेकिन भारत इसके साथ कर तो रहा है, मतलब इसका प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तो रहा है, लेकिन अभी इसमें इसमें ये है कि भारत अभी तक इसमें जो प्रौद्योगिकी जो इसका साइबर अपराध जो होता है, इसमें भारत साइबर अपराध में सक्षम नहीं है, ठीक है। साइबर अपराध से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भारत दूसरे से आयात करता है, अभी इसमें सक्षम नहीं है। लेकिन क्योंकि साइबर अपराध का खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हैक किया जा सकता है। उसके लिए जो भारत का भी साइबर अपराध में बहुत ज़्यादा उसके आगे नहीं आया है, वो अभी दूसरे देशों से इन चीज़ों को आयात करता है, वहीं से अपनी टेक्नोलॉजी बनाता है। खुद से अभी भारत ने कुछ नहीं किया है। तो यही बात बताई गई कि प्रौद्योगिकी में, मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी में भारत बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ गया है, चाइना सेकंड नंबर पर है। और जबकि चाइना की जो आबादी है वो भारत से ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पर भारत आता है आबादी में। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई कि छोटे छोटे लोग, मतलब जो छोटे लोग, मतलब कि जो लोग ऐसे होते हैं जो ठेला लगाते हैं या फिर सड़क के किनारे ऑटो चलाते हैं, वो लोग भी इसका प्रयोग तेज़ी से कर रहे हैं इसकी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ भले ही 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम 65 करोड़ लोगों को ही 120 करोड़
मतलब यूज़ किए जा रहे हैं फ़ोन, लेकिन उसमें सिर्फ 65 लोगों को ही इसमें मिल पा रहा है, जो उसका डाटा है, नेटवर्क है, वहाँ सिर्फ 65 लोगों को ही मिल पा रहा है। तो भारत चाह रहा है कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें, सारे लोग इसमें आगे आएँ और भारत एक अच्छी मतलब एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आ रहा है। तो यही बात की जा रही है। इसमें ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने भारत की सराहना भी की है कि भारत इस सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यही आर्टिकल में यही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी फिनटेक कंपनियाँ जो जिसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि पेटीएम है ना। तो आप इनको सबको देख सकते हैं ये सारी, और यही है जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर रही हैं। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया गया स्कॉटलैंड में। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि जब प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ लोगों को, नहीं प्रथम विश्व युद्ध में तो ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडियन लोगों को कुछ लेके गए थे, ठीक है, इंडियन लोगों को कुछ लेके गए थे लड़ाई करने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो उसके यहाँ पे उन्हीं के मतलब जो युद्ध हुआ था उसी का एक स्मारक बनाया गया है स्कॉटलैंड में, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब देखिए अमर जवान ज्योति जो है वो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके नाम पर जो भारत में 1971 में भारत के जो सैनिक थे जो शहीद हुए थे उनके नाम पर अमर जवान ज्योति जलाई गई थी 1972 में, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया गेट पे अगर जाएंगे आप, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसमें शहीद हुए भारतीयों के नाम उल्लेखित हैं उसमें, जो इंडिया गेट बना हुआ है ऐसे कुछ। तो यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम उल्लेखित हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, याद रखिएगा। इसमें देखिए ये दूसरा है, एक कदमत समुद्र तट है, इसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया। ब्लू फ्लैग वो होते हैं जो बीच मतलब समुद्र के जो तट होते हैं वो स्वच्छ होते हैं, तो उनको हम ब्लू फ्लैग का दर्जा देते हैं। तो फिर इनको कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया। ये कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है, ये आप याद रखिएगा। भारत में अभी तक 12 तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, इसके डीप टेक्नोलॉजी यानी कि जो लोग कृषि में लाकर टेक्नोलॉजी लाई और मैन्युफैक्चर, तो इससे संबंधित बात की गई है। तो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड के अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तेलंगाना के एक भद्राचलम मंदिर है और रामप्पा मंदिर है, इन दोनों को प्रसाद योजना के तहत लाया गया है। प्रसाद योजना में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिनकी संस्कृति को काफ़ी अधिक बढ़ावा दिया जा सके। तो तेलंगाना के 2 मंदिर शामिल है, एक भद्राचलम और एक है रामप्पा मंदिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसको हम कहते हैं KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये केरल के द्वारा दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए, केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो किसको दिया गया? ये प्रथम है, तो प्रथम है केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? एलिडा गुएरा, ये क्यूबा की हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभियान चलाया गया है निजात अभियान जो कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। तो इसके तहत नशा मुक्त समाज करने की बात कही गई है, निजात अभियान। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, निजता से कंट्रोल मतलब कि उससे कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये नशा से संबंधित है, क्योंकि निजता से अगर आप सोचेंगे तो फिर छुआछूत ऐसे कुछ चीज़ें आएंगी, या तो फिर आपको जीने का अधिकार ऐसी चीज़ें आएंगी। तो ये जो निजात अभियान है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्त समाज करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और सराहनीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर जो है वो लक्ष्मी सिंह है, और कहाँ की बनाई गई है? तो गौतम बुद्ध नगर की। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर जो कि प्रथम पुलिस आयुक्त है महिला की, वो है लक्ष्मी सिंह। ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर के। तो और ये है आज का आपका कल्प मेधा, तो इसको आप रख सकते हैं मेंस के लिए। गलती करना मनुष्य का काम है, जिसे उस पर दुख है वह संत है, और जिसे उस पर घमंड है वह शैतान है, थॉमस फुलर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।